नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आजादी के हीरो और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आज हम आजादी के 77 साल पूरे कर चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज हम उन वीर सपूतों को याद करेंगे जिनके बलिदानों से देश आजाद हुआ, जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राण, आत्मा और मन का बलिदान दिया। तो आइए जानते हैं उन्हीं आजादी के हीरो के बारे में। पंद्रह अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जिस दिन भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न मनाया था। ये तारीख हर एक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाती है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने के लिए कई देशभक्तों ने शहादत दी, जिनमें से एक हैं महात्मा गांधी जी, जिन्हें देश का बच्चा बच्चा बापू के नाम से जानता है। आइए आपको बताते हैं आजादी के लिए उनका अहम योगदान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को कौन नहीं जानता। देश अंग्रेजों से परेशान था, देशवासियों को अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने अहिंसा की मदद से देश को आजादी दिलाई। 1919 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक मंच पर गांधी जी कुछ इस तरह छाए कि इस युग को गांधी युग कहा जाता है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, गांधी और उनके विचार बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। महात्मा गांधी के योगदान की बात करें तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए दो सबसे अहम हथियार बताया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वे हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े रहे। बापू न सिर्फ पिछड़ी पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी विचारधारा की वजह से एक सच्ची प्रेरणा है। बापू ने ये सीख दी है कि अहिंसा, सत्य और सहिष्णुता समाज कल्याण के सबसे बड़े हथियार हैं। भारत की आजादी में महात्मा गांधी का विशेष योगदान। 1919 से 1948 युग को कहा जाता है गांधी युग। सत्य और अहिंसा आजादी के लिए अहम हथियार। जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गांधी जी विदेश गए थे, तभी वे ये समझ गए थे कि अंग्रेजों के शासन की वजह से भारतीयों का जीवन बेहद कष्टदायक हो गया है। भारतीयों के पास अंग्रेजों को हराने के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं थी और इसलिए उन्हें अपमान भरा जीवन बिताना पड़ रहा था। लेकिन गांधी जी को ये मंजूर नहीं था। कम ही लोग जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने सबसे पहले भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में की थी और दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने से पहले ही भारतवासी गांधी जी को जान चुके थे। गांधी जी लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे और इसी बीच कभी कभी वे भारत भी आते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आपका जीवन अपने आप ही बदल जाता है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसा ही कुछ गांधी जी के साथ भी हुआ था। दरअसल बात 1893 की है, जब मोहनदास करमचंद गांधी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के विधि सलाहकार के रूप में काम करने के लिए डरबन गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों और ब्लैक अफ्रीकन्स के साथ जातीय भेदभाव होता देखा। वे अफ्रीका काम करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ कई बातों ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक बार न्यायालय के दंडाधिकारी ने उन्हें अपनी पगड़ी निकालने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वे न्यायालय से बाहर आ गए। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया जाने के दौरान भी गांधी जी को जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। दरअसल एक श्वेत व्यक्ति को गांधी जी के ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा करने से आपत्ति थी और उसने गांधी जी को ट्रेन के अंतिम डिब्बे में जाने को कहा, जिस पर गांधी जी ने अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाया और ट्रेन के अंतिम डिब्बे में सफर करने से साफ मना कर दिया। भारत की आजादी में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है।
बिहार के चंपारण जिले में तिनकथिया प्रथा के चलते किसानों को नील की खेती करनी पड़ रही थी और उनकी स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। दरअसल किसानों को अपनी जमीन के सबसे उपजाऊ हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उस नील को बेहद ही सस्ते दामों पर अंग्रेजों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अंग्रेजों को भारी टैक्स भी देना पड़ता था और खराब मौसम के चलते किसानों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंग्रेजों के इस मनमानेपन के कारण चंपारण के किसान बेहद परेशान थे। इन्हीं कारणों के चलते राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने किसानों की सारी समस्या सुनी और भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का रुख अपनाया। जमींदारों के खिलाफ हड़ताल और प्रदर्शन किए और सरकार ने चंपारण कृषि समिति का गठन किया और इसी कृषि समिति में गांधी जी भी थे। फिर क्या, गांधी जी को यहाँ सफलता मिली और किसानों की सभी मांगे मान ली गई और भारत में सत्याग्रह सफल रहा। देश को आजादी दिलाने में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को लेकर चर्चा में शब्द कम पड़ जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट का विरोध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किए गए उनके प्रमुख आंदोलन हैं और इन आंदोलन की मदद से देश को स्वतंत्रता हासिल हुई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आजादी और इसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आइए जानते हैं ऐसे ही एक और महानायक सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी व सबसे बड़े नेता थे। जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर की मशहूर वकील थे। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापार पक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया था कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी और इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। सुभाष चंद्र बोस के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि था। मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपनी सेना आजाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना। राष्ट्रभक्ति या स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसमें अंग्रेजी, गुजराती, मराठी,
बंगाली, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित समाचार बुलेटिन व स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए गए। इसी तरह आजादी प्राप्ति की मुहिम को तेज करने के लिए यूरोप में भारतीय सेना का गठन किया गया। उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक इकाई की स्थापना भी की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो एक बुलंद और सशक्त आवाज थे। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1988 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। तय तारीख तय आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह की ओर से स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने ही किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। नेताजी के कमान संभालने से पहले आजाद हिंद फौज में सिर्फ 4 विभाग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन 4 विभागों को बल प्रदान करने के लिए 7 नए विभागों का गठन किया। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया और इस फौज ने पलेल और तिहीम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ही असर था जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं देश के उन हीरो की जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हीं में से एक हैं भगत सिंह। जी हां, देश की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने में क्या भूमिका निभाई, इस रिपोर्ट में देखिए। 28 सितंबर 1907 की बात है। पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा में किशन सिंह और विद्यावती के बेटे ने जन्म लिया। दोनों ने बेटी का नाम भगत रखा। ये वही भगत सिंह हैं जो महज 23 साल की उम्र में देश की आजादी की खातिर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की जिंदगी पर काफी असर डाला। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की शुरुआत की और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1982 में चोरी चोरा कांड में जब महात्मा गांधी ने ग्रामीणों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह निराश हो गए। तब वह चंद्रशेखर आजाद के गदर दल में शामिल हो गए। इसके बाद काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को आजीवन कारावास की सजा मिलने पर भगत सिंह भड़क गए। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में बदला। इसका उद्देश्य आजादी के लिए नए युवाओं को तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 1988 में लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार डाला। इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। इसके साथ आजादी के लिए पर्चे भी लहराए थे और इसे अंजाम देने के बाद भगत सिंह भागे नहीं बल्कि उन्होंने गिरफ्तारी दी
उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी। उस वक्त उनकी उम्र केवल 23 साल थी। 15 अगस्त 1947 आजादी का वो दिन जब भारत अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ था। आजादी के बाद से देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से आज हर कोई खुली हवा में सांस ले रहा है। तो आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की आजादी को लेकर दिए गए बलिदान के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक कहे जाने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद वो शख्सियत है जिसे सुनकर हमें गर्व होता है। वो बलिदानी जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम बहादुरी, राष्ट्रभक्ति और बलिदान का पर्याय है। देश के लिए उन्होंने अपना बचपन ही कुर्बान कर दिया। अंग्रेजों से लोहा उन्होंने अपने बचपन में लिया था। बचपन से लेकर अपनी जवानी उन्होंने देश के नाम न्यौछावर कर दी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर स्थित भाबरा में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। लोग इन्हें आजाद कहकर भी बुलाते थे। 14 साल की उम्र में मध्य प्रदेश से आजाद बनारस आ गए। यहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। यहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान भी दिया। चंद्रशेखर आजाद 1920 से 1921 तक गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। बाद में उन्होंने क्रांतिकारी फैसले खुद से लिए। 1926 में काकोरी ट्रेन कांड, फिर वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स पर गोलीबारी की। आजाद ने ही हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। जब वे जेल गए थे वहां पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया था। 27 फरवरी 1931 को वे प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपने क्रांतिकारी साथी से बातें कर रहे थे और इसी दौरान सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर जीप से आ पहुंचा। उसके साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स थी। किसी ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी कर दी थी। चारों तरफ से आजाद को घेर लिया गया था। तब आजाद ने गोली चलाई। इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जब आजाद के पास सिर्फ एक गोली बची थी तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद से मौत को गले लगाना ठीक समझा। आजाद ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। जब वे शहीद हुए तब उनकी उम्र 25 साल थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, जिसे आज भी याद किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका योगदान भारतीय राजनीति और समाज के विकास में महत्वपूर्ण रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता रहे हैं और उनकी भूमिका भारतीय इतिहास में कई पहलुओं को छूने में समर्थ है। 15 अगस्त 1947 को नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 16 वर्षों तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1950 के दशक में संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1947 से 1964 तक इस पद का कार्यभार संभाला। उनकी नेतृत्व में भारत ने आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक विकास की दिशा में कई कदम उठाए। भारत के लिए उनके सभी कदमों की आज भी सराहना की जाती है। नेहरू जी ने भारत को एक उदार और पूर्वांचल क्षेत्रों की उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने इस क्षेत्र की विकास योजनाओं को प्रोत्साहित किया और कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारत तरक्की की ओर बढ़ा। नेहरू जी ने भारत और चीन के बीच पंचशील नामक साक्षरता साधने का समझौता किया,
जो दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पंचशील नीति का आयोजन 29 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ था। नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा में प्रगति को प्रोत्साहित किया और भारत में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कई शिक्षा संस्थानों और विज्ञान संस्थानों की स्थापना की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो देश भर में उसका विरोध हो रहा था। एक तरफ जहां लाहौर में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज के बाद बुरी तरह जख्मी हो गए, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू भी साथी आंदोलनकारी जीवी पंत के साथ साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस के द्वारा उन पर बहुत ही बर्बरता से लाठियां बरसाई गई, जिसके चलते नेहरू बुरी तरह घायल हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं और नौसेना विकास के पहलुओं का प्रबंध किया। उन्होंने इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया। भाखरा नंगल परियोजना, हीराकुंड डैम परियोजना, नव राष्ट्रीय नौसेना, चिल्का झील का विकास का आज तक भारत को फायदा मिल रहा है। नेहरू जी का योगदान भारतीय राजनीति और समाज के विकास में अद्वितीय रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वे एक बैरिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रित व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वे उसी दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें बच्चों के प्रति उनके समर्थन और सेवानिवृत्ति के लिए चाचा नेहरू के रूप में याद किया जाता है। उनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी उन वीर सपूतों और आजादी के नायकों की कहानी, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अनेकों बलिदान दिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज हम उन सभी देश के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। जय हिंद।